नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी पे आपका स्वागत है। एक चीज़ समझ में नहीं आती कि भारत सरकार का व्यवस्था करने वाला अंग और खासकर प्रधानमंत्री कार्यालय को चलाने वाले लोग किस तरह के हैं? क्या उनके ऊपर कोई सवाल भी उठ रहा है ऐसे या सब मूर्ख वहाँ बैठे हैं? महामूर्ख। जैसे अभी 4 दिन पहले की बात है कि विश्व आर्थिक फोरम पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टेलीप्रॉम्प्टर जिसको देख करके वो भाषण देते थे, वो रुक गया। इसके पहले तक नहीं पता था कि प्रधानमंत्री मोदी को एक्सटेम्पोर भाषण देना नहीं आता। ऐसा लगता है कि वो जो भाषण देते हैं, वो टेलीप्रॉम्प्टर देख के ही देते हैं और पब्लिक मीटिंग में भी कैमरा कभी उनके ऊपर नहीं रहता, कैमरा पीछे रहता है। इसका कहीं ये मतलब तो नहीं है कि नरेंद्र मोदी का टेलीप्रॉम्प्टर उनका जो भाषण बोलने वाला लकड़ी का हिस्सा है, उसके ऊपर वो फिट रहता हो जिसको देख के वो बोलते हो। क्योंकि जब बात एक बार नहीं 2-2 बार हो जाए, तो फिर ये शक करना स्वाभाविक है। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी में और बहुत सारे लोगों में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क क्या नहीं वो आपको बताता हूँ मैं। फ़र्क ज्ञान का और सूचना का है, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन का है। जो लोग इंफॉर्मेशन ओरिएटेड ओरिएंटेड होते हैं उनसे यही गलती होती है क्योंकि वो इंफॉर्मेशन को भी पूरी तरह पचा नहीं पाते, याद नहीं कर पाते और इंफॉर्मेशन होती ही ऐसी है कि अगर आप रटे नहीं, देख के नहीं पढ़ें, तो फिर आपके लिए वो इंफॉर्मेशन बेकार होती है और इंफॉर्मेशन का तो हाल ये है कि अगर किताबें भी आज के स्टूडेंट्स को दे दी जाएँ, तो बहुत सारे लोग उससे नकल करके सही उत्तर अपनी म उत्तर पुस्तिका में नहीं लिख सकते। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी सूचनाओं के आधार पर देश चला रहे हैं और सूचनाओं के आधार पर ही अपने भाषण दे रहे हैं। दूसरी तरफ लोग होते हैं जो ज्ञान ओरिएंटेड होते हैं, नॉलेज ओरिएंटेड होते हैं। उन्हें बुनियादी सवालों का पता होता है, उसके कारणों का पता होता है, जैसे देश है। देश के क्या अंतर्विरोध हैं, देश का विकास कैसे होता है, देश के हिस्सों में किन-किन चीज़ों की प्रमुखता है, धर्म है, जाति है, जातियों में भी किस तरीके के अंतर्द्वंद हैं, विकास को की अवधारणा सचमुच क्या होनी चाहिए, विकास का लाभ किसको मिलना चाहिए सबसे पहले। एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस विकास के ऊपर जो भी हम या पैसा खर्च करते हैं, उसके ऊपर सबसे पहला हक वंचितों और गरीबों का है। उनके इस बयान को उस समय मज़ाक में उड़ाया गया था, लेकिन बात उनके मुँह से सही निकल गई थी। अगर ये किसी प्रधानमंत्री को नहीं पता है, तो वो सूचना के आधार पे बोलेगा, उसका बहुत विकास हुआ, उसका बहुत विकास हुआ, उसने बहुत काम किया, उसने बहुत काम किया। जबकि सत्य ये नहीं होता है। वो सूचना के आधार पर अपनी जानकारी आपके दिमाग में डालने की कोशिश करता है। अभी 15 तारीख को ये घटना हो चुकी थी जब टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया और चूँकि प्रधानमंत्री को ज्ञान नहीं था आर्थिक विषयों का इसलिए वहीं वो दाएँ-बाएँ, ऊपर-नीचे गुस्से से देखने लगे और कुछ भी बोलने लगे। हिंदी में बोल रहे हैं जो कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन थे कुछ सुनाई दे रहा है? टेलीप्रॉम्प्टर ठीक काम कर रहा है? याद कीजिए उस विज़ुअल को। दुनिया में कितनी हँसी हमारी हुई होगी, लेकिन हमारे यहाँ जिस तरीके का मीडिया है और जिस तरीके के सूचना स्रोत हैं, जिस तरीके का टेलीविज़न है, वो किसी भी नेगेटिव चीज़ को देश के लोगों को दिखाने ही नहीं देता। बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम अपने यहाँ चेहरा सफ़ेद रख सकते हैं, दुनिया में जो काला हो रहा है उसका क्या कर सकते हैं? क्या इसको लेकर के देश चलाने वाले कभी कुछ सोचते हैं या मानते हैं कि ऐसा हो ही नहीं रहा है? आपको हमारे शास्त्रों में वर्णित एक कथा याद होगी। एक स्वयंवर होने जा रहा था, जिस स्वयंवर में एक सुंदर राजकुमारी का विवाह होना था। वो वर चुनने वाले थे। नारद जी को लगा कि मैं इस लड़की से शादी कर लूँ, जबकि नारद का रोल हमारे ब्रह्मा ने कुछ और निर्धारित कर रखा था। वो विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु के और उनसे कहा कि मुझे दुनिया का सबसे सुंदर
व्यक्ति बना दीजिए ताकि मैं राजकुमारी को वो मेरे ही गले में वरमाला डाले। विष्णु ने देखा और मुस्कुराए और ध्यान ही मन ब्रह्मा का स्मरण किया। ब्रह्मा ने कहा, नहीं, इसके भाग्य में तो ये लिखा है, इसको तो ये रोल दिया गया है दुनिया में, देवताओं के बीच में। नारद का रोल बेसिकली एक संवाददाता का रोल था, जैसे आजकल के टेलीविजन के संवाददाता होते हैं, एंकर होते हैं। तो नारद जी के बारे में जब विष्णु जी को ये पता चला कि ब्रह्मा जी ने बिल्कुल उससे मुंह मोड़ लिया है, तो उन्होंने ब्रह्मा जी का निर्देश मानते हुए नारद जी का मुंह बंदर का बना दिया, विचित्र सा बना दिया। उन दिनों आईने नहीं होते थे। ब्रह्म नारद जी ने समझा कि मैं तो सर्वगुण संपन्न सर्व सुंदर व्यक्ति हो गया हूँ। वो चले गए स्वयंवर में। स्वयंवर में क्या हुआ, वो उचक उचक के राजकुमारी को देखने लगे। राजकुमारी ने उनकी तरफ देखा ही नहीं, बल्कि बाकी लोग उनको देख के हंसने लगे और हंसते हंसते आगे बढ़ जाते थे। उनको देख के हंसते थे, वो मनोरंजन का पात्र हो गए। राजकुमारी ने उनके गले में माला नहीं डाली। नारद लौट के विष्णु के पास गए। तब विष्णु ने उनको समझाया कि तुम्हारा रोल दुनिया में क्या है, विधि ने, ब्रह्मा ने क्या लिख रखा है। ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि वो सर्वगुण संपन्न हैं और सर्व ज्ञान संपन्न है। ज्ञान और सूचना का फर्क ऐसे ही लोगों के लिए जरूरी है। अगर प्रधानमंत्री मोदी ने, मुझे क्षमा कीजिएगा ये कहने के लिए, लेकिन अब ये सत्य है इसलिए कहना पड़ता है कि अगर उन्होंने पूरा पढ़ा होता कि हम जो भाषण देने जा रहे हैं उसके मुख्य मुख्य बिंदु क्या हैं, तो टेलीप्रॉम्प्टर नहीं, बिजली भी कट जाती, कोई सामने भी नहीं होता, तब भी हमारे प्रधानमंत्री धारा प्रवाह उसके ऊपर बोल सकते थे। हम तो अब तक मानते थे कि उनमें ये क्षमता है कि वो किसी भी विषय के ऊपर स्वामी विवेकानंद की तरह बोल सकते हैं, भले ही वो शून्य जैसा गूढ़ विषय क्यों ना हो, जिसके ऊपर स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में इतना बड़ा भाषण दिया कि सारी दुनिया उनकी मुरीद हो गई। हम सोच रहे थे विवेकानंद के शिष्य होने के कारण हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसका अध्ययन कर लिया होगा और एक बार पढ़ लिया होगा कि उन्हें क्या भाषण देना है। लेकिन मुझे लगता है कि वो इतने आत्ममुग्ध हैं, इतने ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि उन्होंने न उसे पढ़ा, न उसे जाना, न गुना। उन्होंने सोचा मैं टेलीप्रॉम्प्टर देख के पढ़ दूंगा और दुनिया मेरी वाह वैसे ही करेगी कि कितना कमाल का आदमी है। अब जिसने लिखा वो तो नहीं जानता था कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ सूचनाओं के ऊपर आधारित है, ज्ञान इनमें थोड़ा कम है, ज्ञान आधारित व्यक्ति नहीं है। तो उसने उनको समझाया नहीं होगा या मोदी जी ने समझना नहीं चाहा होगा। और जैसे ही टेलीप्रॉम्प्टर बंद हुआ, उनसे भीषण गलती हो गई। कल उनसे फिर एक गलती हुई और वो गलती थी, वो बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ के ऊपर बोल रहे थे और बोलते बोलते टेलीप्रॉम्प्टर वाले ने या तो गलत शब्द लिख दिया या मोदी जी ने उसे गलत पढ़ दिया, पर उनकी समझ में ही नहीं आया कि उन्होंने क्या गलत बोला है। हम सब जब कोई बात करते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ होती है, तो हम सामान्य आदमी भी कहता है, भाई माफ करना, भाई क्षमा करना, मेरे मुंह से ये शब्द निकल गया, मेरी मंशा इस शब्द को बोलने की नहीं थी। उन्होंने कह दिया बेटी बचाओ बेटी पटाओ, और जिसका कल सारे टेलीविजन चैनल भी इस क्लिप को दिखाना नहीं भूले। सोशल मीडिया में तो हर जगह है और लोगों ने क्या क्या मजाक बनाया प्रधानमंत्री का। एक ने लिखा कि मोदी जी रोज चमत्कार करते हैं। आपको एक फिल्म याद है जिसने चमत्कार और बलात्कार का फर्क कर दिया था? आमिर खान की फिल्म थी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मुझे दुख होता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री देश में तो हंसी का पात्र बनता ही है, विश्व में भी हंसी का पात्र बनता है। प्रधानमंत्री जी को सूचना देने वाले कितने कूड़ मगज और बेवकूफ और नालायक हैं कि वो प्रधानमंत्री से पिछले 7 साल में इतने झूठ बुलवा चुके हैं कि जिनकी संख्या 70 से ज्यादा हो गई होगी, और वो भी आम सभा में, पब्लिक मीटिंग में खुलेआम बुलवाते हैं। और जिसको कहते हैं ना कि सांस भी नहीं लेते हैं झूठ बोलने, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, उन्हें सूचना है। उन्हें नहीं मालूम तक्षशिला कहाँ है, उन्हें नहीं मालूम नालंदा कहाँ है, उन्हें नहीं मालूम सिकंदर कहाँ से आया था, चंद्रगुप्त कहाँ हुआ था, पोरस कौन था। वो पढ़े लिखे हैं, उनके पास
डिग्रियां हैं, लेकिन डिग्रियों से ज्ञान नहीं आता। ज्ञान आता है पढ़ने से, बुनियादी सिद्धांतों को समझने से, इतिहास के मूल मंत्र समझने से। आप किसी भी दिन कुछ कह सकते हैं, और कल देश में जो उनकी हंसी हुई, मुझे नहीं पता विश्व में हुई या नहीं हुई, क्योंकि मैंने अभी दुनिया की बाकी खबरें नहीं देखी, लेकिन हमारे देश में तो जितनी हंसी हुई, और प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने वाले लोग कितने ज्ञानवान हैं, ये इसका उदाहरण है। मैं उन्हें ज्ञानवान कहता हूं, मैं कहता हूं कितने मूर्ख हैं, मूर्ख ज्ञानी हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से जानबूझ के गलती कराई। प्रधानमंत्री देश का चेहरा होता है, प्रधानमंत्री फेस ऑफ दिस ग्रेट नेशन। प्रधानमंत्री से ये बुलवा देना, कहलवा देना, ये अक्षम्य अपराध है। और अगर प्रधानमंत्री ने उसको गलत पढ़ दिया, तो प्रधानमंत्री को क्यों नहीं समझ में आया कि 1 सेकंड के बाद वो उसको, आपने देखी वो क्लिप, वो लगातार चल रही है। बेटी पटाओ के बाद उनको समझ में नहीं आया कि पटाओ शब्द हमने इस्तेमाल कर लिया है। उन्होंने लोगों से माफी नहीं मांगी। अगर माफी मांगती, ये देश हंसता नहीं। आप सोशल मीडिया देखिए, आप टेलीविजन देखिए, हाँ, कुछ उन लोगों को छोड़ दीजिए जो उनकी हर गलती को इस देश का सौभाग्य मानते हैं। ये हमारे टेलीविजन के एंकर और एंकर महोदया हैं। हर चीज को मानते हैं कि इससे देश का अपमान नहीं हुआ, इससे मोदी का अपमान नहीं हुआ, वो उसको और बढ़ावा देते हैं। और सबसे बड़े, कहावतों में कहा गया है, वो मूर्ख होते हैं जो अपने आसपास की चाटुकारिता को सुन करके प्रफुल्लित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ये लोग जो टेलीविजन चैनल की महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं, जो अपने को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फैशन डिजाइनर मानते हैं और फैशन के कपड़े पहन करके इस देश को जानकारी, ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। जरूरी नहीं कि फैशन करने वाला अज्ञानी ही हो, ज्ञानवान भी हो सकता है। लेकिन अभी जो पौध दिखाई दे रही, जो पीढ़ी दिखाई दे रही है, वो पत्रकारों की सबसे नालायक और सबसे भ्रष्ट, सबसे झूठी पीढ़ी है। खासकर टेलीविजन पे जो लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं 100% को नहीं कहता, लेकिन 90 या 95% को तो कहता हूं, और हिम्मत के साथ कहता हूं। जिसमें शक्ति हो मुझसे बात करे, लेकिन नहीं बात करेंगे, क्योंकि इनमें, इनकी आंखों में शर्म नहीं है, इनकी आंखों में जानकारी नहीं है, इनकी आंखों में ज्ञान का कोई प्रकाश नहीं है, इसलिए ये नहीं करेंगे। मैं जिस चीज के ऊपर अब आ रहा हूं कि इस चीज को भी जिस तरीके से तारीफ की गई कि वाह, आपने क्या बेटी पटाओ कह दिया है, या इस अर्थ में कहा गया कि वाह, आप किस तरीके से गालियां देते हैं या झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं, ये देश तो अद्भुत है, आपके, आपकी पूजा करता है, महिमा करता है, आप प्रथम ज्ञानी इस देश में हुए। आप प्रधानमंत्री के साथ अन्याय कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को जानकारी न दे करके देश के प्रति अपराध कर रहे हैं। क्योंकि अगर जानकारी प्रधानमंत्री को मिलेगी तो प्रधानमंत्री उसे सुधारेंगे। लेकिन आप तो उनकी प्रशंसा और तारीफ करके बिल्कुल वैसे ही तारीफ कर रहे हैं जैसे बंदर के नारद, नारद का मुंह जब विष्णु ने बंदर का बना दिया था, तो लोग उनकी तारीफ कर रहे थे कुछ लोग। वाह वाह, क्या मजाक बढ़ाने के लिए कि क्या सुंदर आपका चेहरा है, क्या सुंदर आपका चेहरा है। लेकिन इस सारी चीज के बीच में जो सबसे खतरनाक बात यह है कि जितने भी चुनाव में दल उतरे हैं या राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ये कोई भी मुद्दों की बात नहीं कर रही। सबसे पहले मैं कांग्रेस की बात करता हूं। कांग्रेस महिलाओं को 40% टिकट देने की बात कर रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस ने इसे सिद्धांत रूप में उत्तराखंड में, पंजाब में, गोवा में नहीं लागू किया, सिर्फ उत्तर प्रदेश में। इसका मतलब है कि कांग्रेस का इस सवाल में कोई भरोसा नहीं है, इस विषय में कोई भरोसा नहीं कि महिलाओं को 40% हिस्सेदारी संचालन में मिलनी चाहिए। कांग्रेस को नहीं समझ में आता कि अगर ये फार्मूला हर जगह के लिए नहीं लागू करेंगे तो उनके ऊपर लोगों के मन में क्या शंका पैदा हो जाएगी। पर कांग्रेस की भी सलाहकार और कांग्रेस के नेता भी कमाल के हैं। इतना नंगा सत्य उनको अपनी आंखों से नहीं दिखाई देता। समाजवादी पार्टी 4.5 साल तक शांत बैठी रही, कुछ नहीं किया, सिर्फ ट्वीट और टेनिस और घर, इसी में। और आज सारे लोग
समाजवादी पार्टी का इसलिए साथ दे रहे हैं क्योंकि जनता के साथ एक बड़ी दिक्कत है। जनता के पास कोई राजनीतिक दलों के अलावा विकल्प नहीं है। इसलिए जो सबसे कम ऐसा हथियार दिखाई देता है जो उन्हें नुकसान करे, तो उन्हें अखिलेश यादव के रूप में उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया। उन्होंने अखिलेश यादव को अपना वेपन चुना और उनकी सभाओं में इतनी भीड़ होने लगी कि सत्तारूढ़ पार्टी भी बुरी तरह से घबरा गई और हमला पूरी तौर पर उसने अखिलेश की तरफ केंद्रित कर दिया, क्योंकि उसे मालूम है कि कांग्रेस वहां शून्य है और बहुजन समाज पार्टी उनके साथ है। बहुजन समाज पार्टी ने इस चुनाव से अपने को क्यों अलग कर लिया और क्यों सत्ता की दावेदारी वो नहीं कर रही है, इसका कारण अज्ञात है। इस कारण को पत्रकारों को तलाशना चाहिए, क्योंकि मायावती जी दलित शक्ति की प्रतीक हैं और उन्होंने अपने को दलित शक्ति की नेता के रूप में प्रस्तुत किया है और दो दो तीन तीन बार उत्तर प्रदेश की कमान संभाली। उनके मन में प्रधानमंत्री बनने की भी एक बार ख्वाहिश थी, अभी भी होगी। प्रधानमंत्री बनने की चाह किसमें नहीं होती। लेकिन मायावती जी ने क्यों अपने को इन चुनावों से अलग कर लिया और ये बयान दे दिया, जो बयान उन्हें नहीं देना चाहिए था कि अखिलेश यादव को हराने के लिए मैं अपने वोट भारतीय जनता पार्टी में ट्रांसफर करा दूं। अगर वो ये बयान नहीं देती तो देश के लोगों के मन में उनके प्रति काफी इज्जत होती, लेकिन उन्होंने दे दिया क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो उनके समर्थक हैं वैसे ही अंधे समर्थक हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक उनके अंधे समर्थक हैं। और अब अभी अचानक मुझे याद आया कि भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल जो सारे गलत खबरों का केंद्र बन गया है, उसने एक नई चीज निकाली। उसने कहा प्रधानमंत्री मोदी ने ये जानबूझ के कहा था ताकि लोग पकड़ करके उन्हें सुधारें और वो लोगों के ज्ञान की परीक्षा ले सकें। अब इसमें आपको कोई समझदारी दिखाई देती है? तो ये पार्टी भी अपना जो आईटी सेल है ऐसे ही महामूर्खों के हाथ में दे चुकी है कि जिस दिन इस देश के लोगों का आत्मा जागी या उनका ज्ञान जागा, उस दिन ये सब धूल धूसरित हो जाएगा। मैं कम्युनिस्ट पार्टियों के, वामपंथी पार्टियों के दर्द को भी समझ रहा हूं, जिनकी कोई बात इस चुनाव में कर नहीं रहा है, या मीडिया हो या कोई हो, इन वामपंथी पार्टियों को कोई गांठ ही नहीं रहा है। क्या किसी को पता है कि कैसे चुनाव लड़ रहे हैं, कहां कहां चुनाव लड़ रहे हैं, इनके कौन कौन नेता कैंपेन करेंगे, ये इनके सिद्धांत इस समय क्या है? चाहे वो सीताराम येचुरी हो या सीपीआई के जो मौजूदा नेतृत्व के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं अतुल अंजान हो, कोई नहीं जानता, क्योंकि लोग इनको गांठ ही नहीं रहे कि ये कुछ है भी न 3 में न 13 में। ये स्थिति वामपंथी पार्टियों की कैसे हो गई, समझने का विषय है, लेकिन हो गई। और सबसे आखिर में जनता जो हाथ मलती हुई देख रही है और सोच रही है कि हमारा रोल क्या है, और यहाँ पर दलित और मुसलमान क्या करें अपने अपने आप नेताओं के साथ या अपने मोहल्ले के उन लोगों के साथ जो समझदार हैं बात कर रहे होंगे, लेकिन उनका रुख अभी सामने नहीं आया। लेकिन जो बेरोजगार हैं, किसान हैं, उनके दिमाग में साफ है कि उन्हें क्या करना है। उन्हें भाजपा को नहीं हराना है, उन्हें सत्ता को हराना है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन इन सब के बीच में एक नई चीज पैदा हुई। हम सोचते हैं कि राजनीतिक पार्टियां या सामाजिक ग्रुप या भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल या किसी दूसरी पार्टी का आईटी सेल, ये लोग अपनी आवाज बुलंद करेंगे तभी इस देश में जागृति आएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। एक नई आशा पैदा हुई। एक लोक गायिका है, मैं उसका नाम लेना चाहता हूँ, नेहा सिंह राठौर, जिसने बिहार के चुनाव में बड़े लोकगीत गाए थे और जिसके मुकाबले सत्तारूढ़ पार्टी ने एक गायिका हैं मैथिली ठाकुर, उनको सामने लाके रखा था, उनको अपने चुनाव प्रचार में काफी पैसा देकर उतारा था। लेकिन नाम नेहा सिंह का हुआ, नेहा सिंह राठौर का। और अब नेहा सिंह राठौर ने सिर्फ एक गीत बनाया है, काबा, यूपी में काबा।
और वो गीत इतना हिट हो रहा है। लेकिन मैं गीत के हिट होने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि गीत तो मनोज तिवारी का या निरहुआ का या सांसद हैं ये गोरखपुर के, उनका गीत भी हिट होगा, हिट करा दिया जाएगा। फिल्मों में गाने कैसे हिट होते हैं? हिट कराए जाते हैं, फ्लॉप कराए जाते हैं, पैसा देके उनको सारे प्लेटफॉर्म से हटाया जाता है। लेकिन मैं नेहा सिंह राठौर के गाने के हिट या न हिट होने की बात नहीं कह रहा हूँ। आज मैंने उनका 2-3 जगह उनकी बातचीत सुनी और बातचीत सुन के मुझे लगा कि अरे ये तो नए नए नौजवानों में एक नया व्यक्ति पैदा हुआ है। वो लड़की है, लेकिन वो लड़की खुलेआम कह रही कि मैं जनता हूँ और जनता हमेशा विपक्ष में रहती है। उसने कहा मैं जनता हूँ, मैं जनता की प्रतिनिधि हूँ और जनता हमेशा विपक्ष में रहती है और मैं जनता के सवाल, जनता के दर्द, जनता के तकलीफ उठाती हूँ ताकि जो सत्ता में जाए वो उन्हें याद रखे। अगर जो लोग आज विपक्ष में हैं वो सत्ता में जाएं तो उनको भी याद रखना चाहिए और वो खुलेआम हिम्मत के साथ सत्ता से टकरा रही है। एक एसडीएम ने उसे कहा कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा हो जाएगा, तुम जेल चली जाओगे। एसडीएम हिम्मत कर रहा है कि तुम ये जो गा रही हो, इसके गाने से तुमको जेल हो जाएगी, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। आप सोचिए, हम कितने पतन की जगह पे चले गए हैं कि जो सरकारी अधिकारी हैं, जिनसे निष्पक्ष रहने की अपेक्षा की जाती है, जो जज हैं, जिनसे निष्पक्ष रहने की अपेक्षा की जाती है, वो भी पक्ष ले लें, वो भी ऐसे बयान दें, ऐसे फैसले दें, जैसा इस एसडीएम ने किया और वो एसडीएम अपने पद पर कायम है। क्योंकि उसने उसको धमकी दी कि तुमको जेल भेज देंगे अगर तुम इस तरीके के गाने गाओगी या गीत बनाओगे। वो लड़की खुद ही गीत लिखती है, एक मेरा ख्याल 21-22 साल की लड़की होगी, खुद ही गीत लिखती है, खुद ही गाती है और जनता उसे हाथों हाथ ले रही है। उसकी भाषा कि मैं राजनीति में नहीं जाऊंगी, मेरी राजनीति से क्या मतलब, मैं तो जनता हूं। ये कमाल का वाक्य है कि मैं तो जनता हूं। आज कितने लोग जनता है, कितने लोग जनता की तरफ से सोशल मीडिया में बोल रहे हैं, कितने लोग जनता की तरफ से टेलीविजन के ऊपर आ रहे हैं? कोई नहीं आ रहा। ऐसे में एक लड़की की आज की बातचीत नेहा राठौर की, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया और मैं उसके लिए शुभकामना देता हूं कि वो अपनी इस जो उसकी सादगी है, जो उसके विचार हैं, जो उसका लिखने का ढंग और गाने का अंदाज है, उसके ऊपर वो हमेशा कायम रहे। इस देश में 1857 की क्रांति इन्हीं लोक गायकों के दम पर आई थी, जो रोटी और कमल का फूल लेकर के हर जगह घूमे थे। लोक गायकों का बहुत बड़ा स्थान है। आजादी की लड़ाई में लोक गायकों का बहुत बड़ा आजादी के जो नगमे आजादी थे, आपको याद नहीं होंगे, लेकिन बहुत मशहूर हुए थे। लोगों को उन्होंने बहुत इंस्पायर किया था। यहाँ तक कि नामशाद बिस्मिल तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और अगली लाइन, वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। इन लाइनों के भीतर भरा हुआ जोश, उत्साह, सपना, हिम्मत आप समझ पा रहे हैं? जयप्रकाश आंदोलन में पंडित राम गोपाल दीक्षित ने, वो बहुत बुजुर्ग थे और उन्होंने गीत लिखा था जेपी आंदोलन में। जयप्रकाश का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है, उठो जवानों तुम्हें जगाने क्रांति द्वार पर आई है। कौन चलेगा आज देश से भ्रष्टाचार मिटाने को, बर्बरता से लोहा लेने सत्ता से टकराने वो। अगली लाइन सुनिए, आज देख लें कौन रचाता मौत के संग सगाई, उठो जवानों तुम्हें जगाने क्रांति द्वार पर आई। ये लाइनें आज भी देश में झुरझुरी पैदा कर देती हैं। जयप्रकाश आंदोलन का ये राष्ट्रीय गीत हो गया था। उसी तरह नेहा जो अभी गा रही हैं, ईश्वर करे वो अपने विचार पर, अपनी समझ पर कायम करें। अगर कहीं ईश्वर है तो, वैसे हिंदुस्तान को देख के नहीं लगता कहीं ईश्वर है, क्योंकि हर भ्रष्टाचारी और दुराचारी व्यक्ति जितने भी तीर्थ स्थान हैं, जितने भी शक्ति स्थल है, उसमें अपने लिए हवन करवा रहा है, भजन करवा रहा है कि कैसे वो सत्ता में बना रहे, कैसे वो सत्ता में जाए, कैसे वो भ्रष्टाचार करे, कैसे लोगों को
बेवकूफ बनाए, उसके लिए यज्ञ और हवन हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि हमारे भगवान, लिखा था शायर ने ना कि आज आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम, आज कर वो इस तरफ देखता है। हम यूट्यूब में देखिए, बड़ा मजा आएगा। वो आजकल बहुत बिजी रहता है, बहुत व्यस्त रहता है, उसको हमारी तरफ देखने की फुर्सत नहीं है। लेकिन नेहा जैसी लड़कियां ऐसे भगवानों को भी जगाने की क्षमता रखती हैं। और उसका जो नया गीत है वो बाबा विश्वनाथ को समर्पित है कि ये क्या हो रहा है भोलेनाथ, आपके देखते देखते देश में क्या हो रहा है। मुझे बहुत अच्छा गीत लगा। उस लड़की ने एक गाया है, दूसरा गीत अभी आने वाला है, और मुझे लगता है कि इसने सत्ता रूढ़ खेमे में परेशानी पैदा कर दी है। उनका मानसिक संतुलन उसके ऊपर प्रहार किया है उसने कि आप जो कर रहे हैं, हकीकत ये है, सत्यता ये है। और वो जब हम देखते हैं कि जिस तरीके की विज्ञापन फिल्में आ रही हैं, जिस तरीके के अखबारों में विज्ञापन छप रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश हो रही है, उसमें एक लड़की की आवाज मुझे ये आशा दिलाती है कि अभी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आजाद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल की पीढ़ी मरी नहीं है। अभी वही पीढ़ी है जो मुस्कुराते हुए फांसी का फंदा चूम कर इनकलाब जिंदाबाद कहते हुए फांसी पे चढ़ जाती है, और कब एक भी शिकन उसके चेहरे पे नहीं आती। आप में से जो लोग गायक हैं, उनका बहुत बड़ा रोल हिंदुस्तान की आजादी पाने में है, हिंदुस्तान की आजादी बचाए रखने में है। और भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्था को ठीक करने, अथॉरिटेरियन विचार को समाप्त करने और जनता की शक्ति जगाने में बहुत बड़ा रोल हो सकता है। नेहा राठौर इसका एक उदाहरण बन रही है। अगर कहीं कोई सद्बुद्धि देने वाली शक्ति है प्रकृति में, तो नेहा राठौर को अपने रास्ते पर बनी रहने के लिए उन्हें प्रेरणा दे, उन्हें साहस दे, उन्हें धैर्य दे। और आखिर में फिर उसी लाइन से मैं बात समाप्त करता हूं कि क्या देश चलाना, परिवार चलाना इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड होना चाहिए या नॉलेज ओरिएंटेड होना चाहिए? मेरी समझ से नॉलेज वो कसौटी है जिसके ऊपर हर इंफॉर्मेशन को आप कस सकते हैं कि हमें कहीं बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा है, हमें कहीं झूठ तो नहीं परोसा जा रहा है सूचना के नाम पर, हमें कहीं भटकाया तो नहीं जा रहा है। ये बहुत आवश्यक है, और उनके लिए बहुत आवश्यक है जो हमारे देश में मंत्री हैं, मंत्रिमंडल में हैं, मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय प्रधानमंत्री हैं। उनके लिए बहुत आवश्यक है नॉलेज ओरिएंटेड होना, इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड होना नहीं। इस विनम्र निवेदन के साथ आखिर में यही अपेक्षा कि प्रधानमंत्री जी अपने कार्यालय को दुरुस्त करें। उन्हें जो झूठ परोसने के लिए उनके सामने सूचनाएं रख देते हैं, उन सूचनाओं को खुद अपनी कसौटी पर जांचें, और उस कसौटी पर जांच करके अगर वो बात करेंगे तो टेलीप्रॉम्प्टर बंद भी हो जाए तब भी वो दुनिया को एक अच्छा भाषण दे देंगे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के सामने टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था। अटल जी कभी टेलीप्रॉम्प्टर से नहीं बोलते थे, दीनदयाल उपाध्याय जी कभी टेलीप्रॉम्प्टर प्रॉम्प्टर से नहीं बोलते थे, अभी आडवाणी जी कभी टेलीप्रॉम्प्टर देख के नहीं बोलते थे, मुरली मनोहर जोशी नहीं बोलते थे। आप टेलीप्रॉम्प्टर से बोलना छोड़ करके थोड़ा ज्ञान के आधार पर एक संपूर्ण बोलना शुरू कीजिए। और लोग यहाँ से बहुत सारे अंदाजे लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आप इसीलिए नहीं करते क्योंकि आपको देश के बारे में जानकारी ही नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस देश के लिए होती है, किसी नेता का चेहरा चमकाने के लिए नहीं होती है। आप देश के बारे में क्या सोचते हैं उससे सारी दुनिया को और देश को पता चलता है। मत कीजिए, आपकी मर्जी है, आप सर्वगुण संपन्न हैं, आप मत कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप में कमियां कहाँ हैं, आपके शासन में कमियां कहाँ हैं। और अगर ये नहीं पता चलेगा प्रधानमंत्री जी, तो फिर आपसे वैसी ही गलतियां होंगी जैसे 15 तारीख को वर्ल्ड इकोनॉमिक
फोरम में हुई या कल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के रूप में हुई। मत कीजिए। दुनिया में बहुत हंसी होती है, भारत में भी हंसी होती है, और हमारे जैसे लोग जो आपसे प्यार करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको बहुत आशा के साथ 2014 में देश का प्रधानमंत्री बना के लाए थे, उनके मन में बहुत ठेस लगती है। अपने उन समर्थकों का तो ख्याल कीजिए और बुनियादी विषयों का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। ये देश बहुत महान है, इसे हम भारत माता कहते हैं, इसकी कस्में खाते हैं। अगर हम ज्ञान नहीं लेंगे तो हम उनका अपमान करें, और आशा है आप भारत माता का अपमान करने के बारे में कभी नहीं सोचते होंगे। मैं आपसे विदा लेता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। इस मेरी सारी बात को मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी या प्रधानमंत्री के समर्थक अपने खिलाफ नहीं मानेंगे। ये देश के लिए जो करना है, उस क्या करना है, उसमें जो कमी है उसकी तरफ मैंने इंगित किया। आशा है आपको अगर बुरा लगा हो तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन आप क्षमा करें या ना करें, वो सत्य तो कहीं जाता नहीं है। जो बीत गया, उस सत्य के पूरा होने में जो कमियां हैं, उन कमियों को दूर करना ही देश के सत्तारूढ़ नेताओं का या सत्ताधीशों का धर्म है। वो धर्म निभाइए, यही राष्ट्र धर्म है। नमस्कार।